हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 7 चैप्टर हमारा चला हुआ है, इसका सेकंड पार्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हम आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा, विषय वस्तु के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। कि भी 3 प्रकार से हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है: प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के में भौतिक लक्षण देखने को मिले, यानी मनुष्य का किसी प्रकार का उसमें निर्माण में या किसी भी चेंजेज में हस्तक्षेप ना हो, जिसमें भूमि है, जलवायु है, जल है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं या मत्स्य कुछ भी हैं, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिक पर्यावरण की प्राकृतिक संसाधन ही कहलाते हैं। आर्थिक तंत्र से बाहर प्राप्त होने वाले जो जैविक और अजैविक प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मानव अपनी आवश्यकता के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, वही सारे के सारे हमारे लिए क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आता है मानवीय संसाधन, कि भी लोगों की संख्या, गुणवत्ता और मानव के संसाधनों का निर्माण करते हैं, और लोगों की ही निर्धारित संख्या, गुणवत्ता घटने पर विकास की गति भी कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और जहाँ पर कुपोषित जनसंख्या है, विरल जनसंख्या है, तो विकास के मार्ग में भी बाधाएं हैं। तो इस तरीके से मनुष्य को संसाधन नहीं मानना चाहिए, वह तो एक समय उद्देश्य और लक्ष्य है, इनके चारों ओर विकास के कार्य होते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक संसाधन। सारी की सारी जिन चीज़ों को मनुष्य ने निर्माण किया है, जैसे ज्ञान है, अनुभव है, कौशल है, संगठन है, प्रौद्योगिकी है, ये सारी चीज़ें हमारे एक सांस्कृतिक लक्षण कहलाते हैं। और सांस्कृतिक संसाधन ही सांस्कृतिक कारक संसाधन को एक अन्य तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ संस्कृतियों में परितंत्र सीमाओं के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अनेक संस्कृतियां प्राकृतिक परिघटनाओं को जैविक न मानकर भौतिक मानती हैं, शोषण और एक सीमा तक करती हैं, पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती कुछ संसाधनों की, तो कभी कभी संसाधनों का शोषण अधिक सीमा तक किया जाता है, तो मनुष्य समय, जीवन और विकास के दांव पर इसमें लग जाते हैं, मनुष्य का ही इसके अंदर नुकसान होता है। इसलिए हम हर प्रकार की जो संस्कृति है प्रकृति की देख रेख में विकसित होनी जरूरी है। 5वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो है टिकाऊपन एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। कि भी स्थायित्व कितना है संसाधनों का, किस क्षमता से हम संसाधनों का वर्गीकरण और उत्पादन कर रहे हैं। इसमें एक तो नवीनीकरण संसाधन है, जिसको हम पुनर्उत्पादन कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जिसको विनाश नहीं किया जाता, जैसे वन है, मछलियां हैं। एक दूसरा होता है अनवीनीकरणीय संसाधन, जिसकी को हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग करने के बाद वो दोबारा नहीं बनाए जा सकते, समाप्य संसाधन हो जाते हैं, असमाप्य संसाधन नहीं होते। बहुत सारे जो चीज़ें जैसे कोयला है, लकड़ी है या गैसेज हैं, पेट्रोल है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समाप्य संसाधन हैं, यानी लाखों करोड़ों वर्षों की प्रोसेस के बाद इनका निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसी प्रकार वन नवीनीकरण योग्य हैं, जिसे उखाड़ा न गया तो पुनः उगने लग जाता है। तो इस तरीके से नवीनीकरण संसाधनों का तंत्र बहुत ही जटिल है, इसका विकास सम्मित विधि से किया जाए, नियोजन करना जरूरी है, न कि अकेले एक ही संसाधन का प्रयोग किया जाए। उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण के आधार पर रैनर द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। 1951 में इसने इसका वर्गीकरण किया था। किस तरीके से, एक तो समाप्य और अपरिवर्तनशील संसाधनों में, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन है, जलवायु है, मृत्तिका है, वायु है, ये सारे के सारे असमाप्य संसाधन हैं। दूसरा इन्होंने किया कि भी असमाप्य पर दुरुपयोगीय संसाधन, कि भी ऐसे संसाधन जो अविवेकपूर्ण रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसकी क्वालिटी जो है वो घटती जा रही है। इसमें भूमि है, वन्य जीव है, जल संसाधन है। उसके बाद संपोषणीय और नवीनीकरणीय, जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, उपयोग विधि पर निर्भर करती है, इमारती लकड़ी, मानव संख्या, भूमि की उर्वरता, भूमि जल, ये भी भूमि, इन सारी चीज़ों की जो उत्पत्ति है, विकास है, इसका निर्भर है उसके उपयोग पर करता है।
उसके बाद उन्होंने बताया कि संपोषणीय लेकिन अनवीनीकरणीय। संपोषणीय अत्यधिक शोषण के बाद ऐसे संसाधनों का नवीनीकरण नहीं हो सकता। इसमें मृदा के भौतिक पदार्थ, मानव प्रतिभा और अनेक प्रकार के जो मछलियां हैं, वृक्ष हैं, वो शामिल हैं। उसके बाद समाप्य और लेकिन पुनः उपयोग के योग्य संसाधन समाप्य हैं, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्ग में जैसे रत्न हैं, खनिज हैं, लोहा, टीन, तांबा, सोना, चांदी, ये सारी चीजें आती हैं। तो समाप्य पर एक बार उपयोग के योग्य संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज हैं जो समाप्य हैं, एक बार उपयोग के बाद वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इनका जो है कंजर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारा, संसाधन भूगोल का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व क्या है। क्योंकि संसाधन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण भी हैं। आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लिए एक विकास का साधन है। विपरीत प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, कुछ देश इसमें प्रकृति के साथ मिलकर इसकी प्रगति भी कर चुके हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास की भी आवश्यकता है। हाल ही में क्लिम और स्टार्क भूगोलवेत्ताओं ने संसाधन भूगोल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि भी आर्थिक भूगोल का यंत्र है, ऐसा यंत्र है जो पृथ्वी की प्राकृतिक संपत्ति का न्यूनतम स्थिति पर अधिकतम उपयोग की विधि बतलाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भी प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की हमें जानकारी हो, किस तरीके से उनका उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से उनका जो है प्रयोग किया जा रहा है, आर्थिक विकास में किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो वो सारी चीज़ें वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद संसाधनों का उचित उपयोग बहुत ज़रूरी है कि भी किस मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, समाप्य संसाधन है या वो असमाप्य संसाधन है, तो दोहन कम मात्रा में करें, जिससे संसाधनों को सभी प्रकार की जो जनजातियाँ हैं या आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उसका सुलभ प्रयोग कर सकें। उसके बाद कृषि का विकास, कृषि कार्यों के लिए भी समतल और उपयुक्त जलवायु के मैदान की ज़रूरत होती है। ऐसे संसार में ऐसे मैदानों की कृषि का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसमें गंगा सिंधु का मैदान है, यांगसी नदी का मैदान है, नील नदी का मैदान है। तो इस तरीके से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देख सकते हैं मैदानों के। उसके बाद उद्योगों का विकास, उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल सबसे ज़रूरी है, जिसमें गन्ना, ऐसा, कपास इत्यादि हैं। तो इन सब संसाधनों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। उसके बाद जल विद्युत शक्ति का विकास भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अधिक उत्पादन भी हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्थिति है कि भी जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन को हमने बढ़ाना होगा। तो उसके बाद योजनाएं बनाने में सहायक, क्योंकि संसार में संसाधनों का जब वितरण एक समान नहीं है तो इस तरीके से शोषण अधिक होता है, भारी मात्रा में जो हैं नष्ट हो जाते हैं। विकासशील देशों में इनका प्रयोग नहीं होने पाता, तो योजनाएं बनाकर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाना जरूरी है। उसके बाद आती है कि वे युद्ध में सहायक वर्तमान में बम, एटम बम, मिसाइल बनाने के लिए हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी संसाधन भूगोल में अवगत करवाता है कि वे किस तरीके के संसाधन किस चीज़ में प्रयोग होते हैं। उसके बाद कृषक में सहायता, ये भी कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। कृषक को पता चलता है कि कौन सी कृषि उपज अधिक हो सकती है, तो उस तरीके से व्यापारिक फसल बोने का लाभ ले सकता है। व्यापारी को भी सहायता होती है कि जितने ज़्यादा उत्पादन होगा, विशेष वस्तु का की बहुलता होगी, तो कहीं न कहीं अभाव भी होगा। तो व्यापारी उसका जो है प्रयोग अपना लाभ कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है। उद्योगपति को सहायक, कोई उद्योगपति भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उपलब्ध संसाधनों का, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रमिकों को रोजगार और आजीविका उपलब्ध करवाता है। पर्यटकों को भी सहायक है कि भूगोल का अध्ययन विश्व स्तर पर किया जाता है, विश्व की जानकारी प्राप्त होती है, तो मनचाहे स्थान पर जा सकता है व्यक्ति, और पर्यटक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड और कश्मीर की अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस लेसन को आप रिवाइज कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।